नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार सैनी और आपका आपके अपने YouTube चैनल एस के सैनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वियोजन अभिक्रिया के बारे में और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और अगर आपने उन वीडियो को मिस कर दिया है, आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को खोलकर उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगली है हमारी विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। उसमें एक पदार्थ एक अभिकारक के स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रहा था और इसमें है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो पदार्थ दो अभिकारक एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद है, उत्पादों का जो निर्माण होगा वो दो आयनों के मध्य आदान प्रदान से होगा। अर्थात जो दो आयन है जब आपस में आदान प्रदान करेंगे तो वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर सोडियम सल्फेट में के साथ Na2 का आयन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सोडियम के साथ सल्फेट का आयन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बेरिलियम के साथ क्लोराइड का आयन जुड़ा हुआ है। ये आयन यहाँ पर आकर दोनों ही विस्थापित हो गए एक दूसरे से। देखिए, यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ा है सोडियम आयन और यहाँ पर सल्फेट के साथ बेरिलियम जुड़ चुका है। क्योंकि ये Na है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और जो Ba है वो कम क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसने इसको इसके स्थान से विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर Na की जगह आ चुका है Ba और जो Ba है उसकी जगह आ चुका है Na। दोनों एक दूसरे से आपस में विस्थापित हो गए। दोनों जगह विस्थापन होने के कारण यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते हैं हम आगे। BaSO4 का सफ़ेद एविले अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जो ये BaSO4 है इसके श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। ये श्वेत अवक्षेप क्या होता है, देखिए चित्र के द्वारा समझाते हैं इसको। जैसे ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो यहाँ पर जब संपन्न होने के बाद देखते हैं हम, जैसे जल में, ये जल है, जल में ये BaSO4 का जो सफ़ेद अवक्षेप है जो एविले रहता है। अर्थात अगर BaSO4 को हम जल में डालेंगे तो ये जल में घुलनशील नहीं होगा। ये जल में घुलने के बाद कुछ देर बाद में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसका कलर होता है सफ़ेद, तो नीचे सफ़ेद ये बैठ जाता है, इसलिए एविलेस अवक्षेप कहा है, सफ़ेद एविले अवक्षेप कहा है। ठीक है, देखते हैं कि ये घुलता क्यों नहीं है, जल में विलय क्यों नहीं होता है। तो इसको भी देख लेते हम। यहाँ पर Ba है, इस पर कौन सा आयन होता है, Ba पर होता है यहाँ पर धन आयन, +2 धन आयन होता है। और SO4 है, इस SO4 पर होता है ऋण आयन। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पर श्वेत अवक्षेप बनता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला 5वां टॉपिक है हमारा उपचयन और अपचयन। तो इसे समझते हैं हम। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। देखिए, उपचयन क्या होता है, पदार्थ में O2 की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। अर्थात कोई पदार्थ है उसमें O2 की वृद्धि हो रही है, या फिर दो कंडीशन लागू होती है, या तो O2 की वृद्धि होनी चाहिए
या फिर हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए, वहां पर क्या होगा, उपचयन होगा। अगला है अपचयन। अपचयन क्या होता है, देखिए पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यहाँ पर दो कंडीशन लागू हो रही है, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए या फिर O2 की कमी होना, या फिर O2 की कमी होनी चाहिए, वहां पर क्या होगा, अपचयन। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, C+O2 = CO2। यहाँ पर C किस कार्बन के साथ, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए और ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, उपचयन। लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। और इसमें Cu+H2O ऊष्मा देते हैं तो Cu+H2O, सॉरी Cu+H2 ऊष्मा देते हैं Cu+H2O। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर आकर कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट चुका है, इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या क्या हो रही है, यहाँ पर कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहां पर क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन। लिख लीजिए या फिर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एक नई सूचना आई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी अपडेट देंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों दैनिक अगला टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार। कहने का मतलब यह है कि दैनिक जीवन, जो दैनिक दिनचर्या है हमारी, उस दैनिक दिनचर्या में अभिक्रियाओं के प्रकार, उपचयन अभिक्रियाओं के। दैनिक जीवन में हमारे कौन कौन सी उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं जो हम देखते हैं, हमें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं हम, पहली है संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का अर्थ होता है संचारित होना, संचारित होना या फिर धीरे 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 करके टूटना। परिभाषा के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संचारित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई धातु है जो आर्द्रता या नमी वाला स्थान होता है, आर्द्रता का मतलब वायु या फिर वायु, पानी या मतलब जल, या फिर कोई अम्ल जिसके संपर्क में आ जाती है तब वह धातु संचारित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धातु नमी वाले नमी, पानी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाएगी तो वो धीरे धीरे संचारित होने लग जाएगी। उदाहरण से अच्छी तरह समझ लेते हैं। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया है। आपने देखा होगा कि आपके लोहे की खिड़कियां, दरवाजे होते हैं, उन पर एक नमी या आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आने से एक भूरी भूरी परत आ जाती है, उसे हम जंग कहते हैं, जंग या जर कहते हैं। वो लग जाती है और जंग लगने पर धातु धीरे धीरे संचारित होने लग जाती है, अर्थात गलने लग जाती है। अर्थात उसमें क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन होकर जो Fe है वो धीरे धीरे हटता चला जाता है और धातु जो पूरी है वो संचारित हो जाती है और धातु बिल्कुल गल जाती है, कोई काम की नहीं रहती। अगला है चांदी पर काली परत। जो चांदी होती है, चांदी तो आपने देखी होगी, उस पर भी क्या है, काली काली परत आ जाती है, वो संचारित होती है, तब चांदी पर भी एक काली परत आ जाती है। अगला है तांबे पर हरी परत। तो तांबा होता है, जब वो संचारित होता है उस पर एक हरी हरी परत आ जाती है। उस हरी परत के आने से हम समझ जाएंगे कि जो तांबा है वो संचारित है या फिर पुराना है। इससे ये भी पता लग जाता है हमें, जैसे कि कोई लोहा है, अगर उस पर जंग लगी हुई है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वह बहुत दिन पुराना है, इसलिए वह थोड़ा बहुत संचारित हो गया है।
अगला अगला है टॉपिक हमारा विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिसे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई तेलयुक्त पदार्थ होता है, जो तेलयुक्त पदार्थ अगर वो वायु के आदि के संपर्क में आ जाएगा तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा, उसके स्वाद कुछ अलग अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे खराब सी होने लगती है। जैसे कि आप देखते हैं चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाती है। हम सोचते हैं कि ये हवा इसलिए भरी जाती है ताकि हमको लगे कि इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में चिप्स है, लेकिन वो इसलिए नहीं भरी जाती है। उसका एक रीज़न है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें वो हवा भरी जाती है ना, वो हवा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु भरी जाती है उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन है वो चिप्स आप जानते हो तेलीय होती है, वो तेल में तली हुई होकर आती है और उनके संचारित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस है वो उनको अधिक समय तक, लंबे समय तक संचारित होने से बचाती है, इसलिए उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे कि कोई सब्जियां हैं बना देते हैं हम, फिर वो अधिक समय तक बाहर रहने से, जैसे कि दाल है, दाल देखते हैं, दाल एक अच्छा उदाहरण है। दाल को हम गर्मियों के दिनों में ज़्यादा समय तक खुला नहीं रख सकते। वो क्या है, तापमान के साथ, जैसे तापमान के संपर्क में ज़्यादा आने पर, ज़्यादा देर रहने पर वह खराब होने लगती है और संचारित होने लगती है। और संचारित होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रीज़र में रखते हैं, उससे वह लंबे समय तक चल जाती है और संचारित होने से बच जाती है। संचारित होने का पता कैसे चलता है कि संचारित हो गए, उससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ के स्वाद या गंध में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे संचारित होने लग गया है। नोट्स बना लीजिए या फिर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और पूरा कोर्स करवाएंगे हम। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। बहुत आगे जाएंगे हम। परीक्षाएं होंगी इस बार, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रमोट होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, और ब्रैकेट में तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। तो पहली है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी का मतलब है जैसे कि अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने पर, अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा भी निकले या ऊष्मा रिलीज हो तो वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इससे डेफिनेशन से अच्छी तरह देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, कि अभिक्रिया संपन्न होने पर उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज हो रही है, तो वह जो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा तो वहाँ पर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होगी। उदाहरण देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? देखिए, प्राकृतिक गैस होती है हमारी मीथेन। प्राकृतिक है, प्राकृत नहीं है, प्राकृतिक गैस होती है मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। ये है प्राकृतिक गैस, नाम है मीथेन। देखते हैं, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। जैसे देखो, जैसे अभिक्रिया, मीथेन की अभिक्रिया जब O2 के साथ करवाएंगे, मतलब कि प्राकृतिक गैस है, उसकी अभिक्रिया
ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो CO2 गैस जल और ऊष्मा बनेगी। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो सभी गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने G, आप जानते होंगे कि जो H2 है वो तो एक लिक्विड पदार्थ होता है, फिर भी मैंने G लिखा है यहाँ पर। आप सोचेंगे ये गलती से हो गया होगा, नहीं ये गलती नहीं है। ये तीर का निशान जो ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब होता है कि पदार्थ जो है वो वाष्प के रूप में है। यहाँ पर ये H2O जल है, लेकिन जल किसके रूप में है? वाष्प के रूप में। वाष्प आपको पता है ऊपर जाती है, इसलिए यहाँ पर ऊपर का निशान लगा है, तो वाष्प के रूप में जाएगा तो वाष्प एक गैस ही होती है, इसलिए यहाँ पर G लिखा है। अगला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। डेफिनेशन ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा का अवशोषण करना। जैसे कि किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसे ऊष्मा दी जाए। हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था ऊष्मीय वियोजन, उसमें हम अभिक्रिया को ऊष्मा दे रहे थे, तब अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर और अभिकारकों में परिवर्तित हो रहा था। देखिए डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन पढ़ा था हमने। ये ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये पूरी अभिक्रिया का उदाहरण एक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में भी हम पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा देते हैं, और प्रकाश, विद्युत ऊर्जा देने पर और ऊष्मा देने पर ही यहाँ पर भी अभिकारक टूटता है और ऊष्मा उसे दी जाती है, तभी वह टूटता है। इसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का अर्थ होता है ऊष्मा अवशोषित करके अभिकारक है वो उत्पाद में बदलेगा। और ऊष्मा अवशोषित कौन से वियोजन में करता है? ऊष्मीय वियोजन में, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन में। तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है, चैप्टर हो चुका है हमारा पूरा। कल अगली क्लास में पढ़ाएंगे हम पाठ 2, पहला पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा हो गया है पाठ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कक्षा 10 की पढ़ा रहे हैं हम साइंस, और पूरा कोर्स करवाएंगे, पूरे 16 पाठ करवाएंगे। कुछ कोर्स कम हुआ है बता देंगे आपको सब, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ SK सैनिक क्लासेज में, और पूरा कोर्स करवाएंगे हम, ठीक है। चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। पूरा कोर्स करवाएंगे, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। कल करेंगे अगला पाठ शुरू, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। कल करेंगे स्टार्ट, ठीक है। अगर पाठ में कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कमेंट में बताओ हमें, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कुछ भी दिक्कत हो रही हो आपके एजुकेशन से संबंधित, मैं सूरज कुमार सैनी आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।